हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर इंट्रोडक्शन टू कंपनीज अकाउंट्स। तो इंट्रोडक्शन टू कंपनीज अकाउंट्स का बेसिकली रिवीजन सीरीज है। ठीक है, लाइन बाय लाइन सारी रिवीजन सीरीज लाइन बाय लाइन आती जाएगी। आपको ये प्लेलिस्ट चैनल पर मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में रिवीजन कंपनीज ये फाउंडेशन अकाउंट्स रिवीजन के नाम से होगी। तो वहां से आपको जाके सारे रिवीजन वीडियो देख लेना है, अच्छी तरह समझ लेना है। उसके बाद आपको पेपर देने जाना है। पेपर देने से पहले कम से कम 2 या 3 बार आपको कम से कम ये सुन लेना चाहिए। ठीक है, बेसिकली तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन टू कंपनीज अकाउंट। ठीक है, इसमें यूनिट ओवरव्यू है, टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में बात करेंगे हम, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपनी में क्या क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। देखो, कंपनी का इंट्रोडक्शन क्यों हुआ। कंपनी का इंट्रोडक्शन इसलिए हुआ क्योंकि जब कंपनी को ज्यादा पैसे चाहिए होता है ना किसी बिजनेस को करने के लिए, शुरू करने के लिए, तो लार्ज अमाउंट ऑफ मनी चाहिए होता है। तो वो बैंक जल्दी प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप को देती नहीं है, क्योंकि वहां पे उनको सिक्योरिटी नहीं होती, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप किसी लॉ के अंदर नहीं बनते। बट कंपनी है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर फॉर्म होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लोन मिलने में आसानी होती है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी चाहिए होती है तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी कंपनीज को जल्दी मिल जाती है रेदर देन प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप को। देखोगे ना, जब भी कोई बड़े बड़े स्केल पे जो भी बिजनेस होंगे वो सारी कंपनीज होगी। जैसे रिलायंस ले लो, अदानी ले लो, और कोई भी टाटा मोटर्स ले लो, कोई भी कंपनी ले लो, सारी कंपनीज हैं। कोई प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप फर्म्स नहीं है, क्योंकि कंपनीज को ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी जल्दी मिल जाती है। क्योंकि एज ए फॉरेन कंट्री से मॉडर्न टेक्नोलॉजी अगर उनको इंपोर्ट करनी होती है तो फॉरेन टेक्नोलॉजी वाले कंपनीज को ज्यादा देते हैं। ठीक है, लार्ज ह्यूमन कंट्रीब्यूशन, लोगों का ज्यादा कंट्रीब्यूशन कब होगा, लोग जब ज्यादा कंपनी के पास शेयर पार्टनर्स होंगे, शेयर होल्डर्स होंगे, तो वहां पे ज्यादा लोग कंपनी के साथ जुड़ के काम कर रहे होंगे जब लार्ज ह्यूमन कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ आ गया। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल टू अरेंज द अंडर पार्टनरशिप और प्रोवाइडरशिप के अंदर अरेंज करना अवेलेबल नहीं होता। तो उसको ओवरकम करने के लिए कंपनी का जन्म हुआ, कंपनी आई। ठीक है, कंपनी मीन्स मीनिंग ऑफ कंपनी की बात हम करते हैं। सब चीज मैंने पहले से हाईलाइट कर रखा है। कंपनीज इन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कंपनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ के अंदर क्रिएटेड है। ठीक है, ये किसके अंदर क्रिएटेड है, कंपनीज एक्ट। कंपनी कैसे बनती है, जब बहुत सारे लोग मिलके किसी कंपनी को बनाना चाहते हैं तो उसको आरओसी के अंदर एप्लीकेशन देनी होती है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जिसमें कंपनी का नाम होता है, कंपनी क्या काम करने वाली है। ठीक है, कंपनी का ऑफिस कहाँ पे होगा, कंपनी में कितने लोग जुड़े हुए हैं, शेयर होल्डर्स की डिटेल, ये सारे डिटेल रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को जाता है। फिर वो कंपनी को बना देता है, कंपनी को फॉर्म हो जाती है कंपनी एक्ट 2013 के अंदर। ठीक है, इस कंपनी को सेपरेट बॉडी माना जाता है। जो मतलब कंपनी के जो ओनर्स हैं, कंपनी के ओनर्स से कंपनी अलग होती है। ठीक है, ये नहीं माना जाता कि कंपनी के ओनर प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में क्या होता है कि जो ओनर होते हैं वही वही उन्हीं को वही बिजनेस चलाते हैं। ठीक है, बट इन केस ऑफ कंपनी, कंपनी में ओनर बिजनेस नहीं चलाते, कंपनी में मैनेजमेंट बिजनेस चलाती है, बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिजनेस चलाते हैं। ठीक है, सेपरेट एंड यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आपको समझ आते जाएगा। विच enable द पीपल टू कंट्रीब्यूट देयर वेल्थ, लोग अपनी वेल्थ कंट्रीब्यूट करते हैं, अपने पैसे, वेल्थ मतलब पैसे अपने कंपनी को देते हैं। जब वो कंपनी के शेयर्स खरीदते हो ना तो आप कंपनी को अपने पैसे देते हो। ठीक है, अगर आपको वीडियो फास्ट लग रही है तो स्लो करके भी सुन सकते हो, किसी को स्लो लग रही है तो फास्ट करके भी सुन सकते हो, पर वीडियो पूरी सुनना। ठीक है, लोग अपने वेल्थ कंपनी को देते हैं। वेल्थ क्या होता है, लोगों के पास जो पैसे हैं वो कंपनी को देते हैं, जिससे कंपनी के पास पैसा आ जाता है, उस पैसे को कंपनी यूज करती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए, इन्वेंट्री खरीदने के लिए, और बाकी प्रोडक्ट खरीदने के लिए कंपनी यूज करती है। ठीक है, उस पैसे को। यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको बेसिकली। सब्सक्राइबिंग शेयर सब्सक्राइब करके विच अच्छा, जब देखो कंपनी में क्या होता है, जो जो इन्वेस्टर होते हैं कंपनी के, शेयर होल्डर वगैरह होते हैं ना। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं जरा। हम्म हम्म कंपनी में बेसिकली जब जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं ना, वो शेयर होल्डर कहीं से भी हो सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो आपके यहीं से होंगे, जहाँ पे आपकी कंपनी बनी है, जहाँ जैसे दिल्ली में बनी है, जरूरी नहीं दिल्ली से होंगे। वो बॉम्बे से भी हो सकते हैं, महाराष्ट्र, आपके चेन्नई से भी हो सकते हैं, काठमांडू से भी, तमिलनाडु, कहीं ऑल ओवर इंडिया में किसी भी जगह से हो सकते हैं। पर वो सारे शेयर होल्डर मिलकर क्या करते हैं, कंपनी तो सारे चला नहीं सकते क्योंकि सब अलग अलग जगह से होते हैं।
तो वो सारे मिलके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं, जिसको कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आगे नीचे वाले इंप्लॉयज को अपॉइंट करती है, ठीक है। उसके बाद फिर कंपनी काम करना शुरू करती है, ठीक है, मार्केट में। यहाँ तक आपको समझ आ गया कंपनी क्यों बनती। कंपनी इज बेसिकली एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्रिएटेड अंडर द लॉ व्हिच हैज अ सेपरेट बॉडी, पीपल कंट्रीब्यूट देयर वेल्थ टू द कंपनी, देयर आफ्टर शेयर होल्डर जो वेल्थ कंट्रीब्यूट करके शेयर होल्डर बन जाते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिर कंपनी का फंक्शन करती है, कंपनी को चलाती है, ठीक है। साइलेंट फीचर ऑफ द कंपनी, किसी कंपनी के साइलेंट फीचर क्या होते हैं, यहाँ पे देखो मैंने शॉर्ट फॉर्म न्यूमेरिक्स दे रखा है, ISPC LD NT MPR, ISPC LD NT MPR। आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट इज द साइलेंट फीचर ऑफ कंपनी, तो आपको ये पॉइंट याद होने चाहिए आगे वाले, उसके बाद पीछे का तो आप खुद भी बना के लिख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन अंडर लॉ के अंदर बनती है, ठीक है, जो कंपनीज एक्ट के अंदर होता है। कंपनीज कम इनटू द ऑपरेशन ऑफ लॉ के अंदर बनती है अंडर द कंपनीज एक्ट, ठीक है। इसको आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कहा जाता है। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्यों जाता है, पर्सन इंक्लूड्स कंपनी, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। पर्सन के अंदर ये सारी डेफिनेशन आती है, तो उसके अंदर कंपनी भी आती है, तो इसलिए कंपनी को भी पर्सन कहा जाता है। कंपनी इज सेपरेट लीगल एंटिटी, देखो आई मतलब इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, एस मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी नॉट अफेक्टेड बाय चेंजेस इन मेंबरशिप, मतलब जिन्होंने कंपनी के शेयर्स लिए ना वेल्थ देके, अपने पैसे देके, वो चाहे शेयर किसी और को भी देते तो कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज कंपनी के पास जो पैसा आना था आ गया, उसके बाद आप शेयर किसी को भी दो, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेंबर चेंज होते हैं नहीं होते, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी को फर्क सिर्फ पड़ता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपके वही रहेंगे जो पहले से हैं, ठीक है। कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी, ओके, नॉट ऑफ चेंजेस मेंबरशिप, चाहे वो कंपनी अपने नाम पे बिजनेस लेती है, अपने नाम पे, ये नहीं कि भाई अंबानी के नाम पे बिजनेस दे दो, नहीं। रिलायंस अपने नाम पे बिजनेस लेगी, रिलायंस के नाम पे, वो अंबानी के नाम पे बिजनेस नहीं लेंगे, ठीक है। तो कंपनी खुद कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, स्यू हो सकती है, मतलब कोई कंपनी पे केस कर सकता है, बी स्यूड, किसी के ऊपर कंपनी केस कर सकती है अपने नाम पे और अपनी कैपेसिटी पे, ठीक है। नाम उसका रिलायंस इंडस्ट्री है, कैपेसिटी कुछ भी हो सकती है, जिसपे वो श्यू करने आ रही है, वो सप्लायर भी हो सकती है, कस्टमर भी हो सकती है, या पार्टनर भी हो सकती है, अगर उसने कहीं पैसा लगा रखा है, इन्वेस्टर भी हो सकती है, ठीक है। कंपनी में शेयर होल्डर होते हैं, जरूरी नहीं शेयर होल्डर हम जैसे आप जैसे लोग हो, कोई कंपनी भी शेयर होल्डर बन सकती है, पार्टनरशिप फर्म भी शेयर होल्डर बन सकती है, और कोई गवर्नमेंट भी शेयर होल्डर बन सकती है उसमें, ठीक है। कंपनी एज ए परपेचुअल एग्जिस्टेंस, कंपनी का एग्जिस्टेंस परपेचुअल होता है, मतलब कंपनी का एग्जिस्टेंस होता है, वो उसको मेंबर के एग्जिस्टेंस से कोई मतलब नहीं होता, चाहे मेंबर मरे जिंदा रहे चेंज हो जाए, कंपनी को उससे कोई मतलब नहीं होता। कॉमन सील, कंपनी का खुद का अपना कॉमन सील होता है। कॉमन सील मतलब कंपनी का अपना एक ठप्पा होता है, ठप्पा इन द सेंस स्टैम्प की तरह होता है कंपनी का, ठीक है, स्टैम्प होता है, वो कंपनी को लगाना होता है। अगर कंपनी कोई भी डॉक्यूमेंट इश्यू कर रही है या कोई डॉक्यूमेंट कंपनी का है, तो कंपनी को उसको ऊपर अपना ठप्पा लगाना होता है, ठीक है। ठप्पे की जरूरत नहीं होती, ठप्पा लगा के ना जो कंपनी का ऑथराइज सिग्नेटरी होता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर से होते हैं, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी और को ऑथराइज कर देते हैं सिग्नेटरी बनने के लिए, ठीक है, वो भी हो सकते हैं। तो कंपनी को ठप्पा लगाना होता है। अगर कंपनी को ठप्पा नहीं लगाना चाहती, तो दो डायरेक्टर से कंपनी को साइन करवाना पड़ेगा। अगर ऑल सेट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू अफेक्ट बाय द कॉमन सील, नाउ इंस्टीट्यूट ऑफ साइन बाय टू डायरेक्टर, दो डायरेक्टर से साइन कराना पड़ेगा। अगर दो डायरेक्टर साइन नहीं करते, तो एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी, सीएस जो होता है वो साइन कर देगा कंपनी पे, तो मान लीजिएगा कंपनी ने ठप्पा लगा दिया, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी, कंपनी की लायबिलिटी क्या होती है, जो शेयर होल्डर होते हैं ना उसमें, जो जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है शेयर खरीद के, उनकी लायबिलिटी होती है लिमिटेड। लिमिटेड कैसे होती है, जो उन्होंने, जैसे 12 रुपए का एक शेयर है या 10 रुपए का एक शेयर है, तो अगर उन्होंने 5 रुपए पे कर दिए हैं, तो 6 रुपए और 5 रुपए पे करने की लायबिलिटी है उनकी। तो लायबिलिटी ऑफ एवरी शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू द अमाउंट ही हैज एग्रीड टू पे द कंपनी ऑन द शेयर अलॉटेड टू हिम, जो शेयर को उस बंदे को शेयर अलॉटेड हुआ है ना, वहीं तक शेयर की पैसे देने के लिए वो लायबल है, जो उसको कहते हैं अनपेड अमाउंट, ठीक है। सॉल्व फुली पेड ही सब्जेक्ट टू नो फर्दर लायबिलिटी, उसके पास कोई ऑल अदर लायबिलिटी नहीं है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। डिस्टिंग बिटवीन ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट, कंपनी में क्या होता है, ऑनरशिप और मैनेजमेंट में डिफरेंस होता है। ऑनरशिप कौन होते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं। मैनेजमेंट कौन होती है, जो शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं। सिंस द नंबर ऑफ शेयर होल्डर इज वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा शेयर होल्डर होते हैं, मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन,
डिफरेंट स्टेट में, डिफरेंट कंट्री में, वर्ल्ड में भी हो सकते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं। तो डिफिकल्ट देम टू कैरी द बिजनेस, ऑपरेशन मैनेजमेंट को कैरी करना बिजनेस है, तो वो राइज करते हैं सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड ओनरशिप की। तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं, जिससे मैनेजमेंट और वो सेपरेट हो जाता है शेयर होल्डिंग। ठीक है, नॉट ए सिटीजन, कंपनी सिटीजन नहीं है, कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, पर सिटीजन नहीं है। सिटीजनशिप कौन होते हैं, हम जैसे लोग होते हैं, ह्यूमन, नॉर्मल ह्यूमन होते हैं। ठीक है, उसके लिए, इसीलिए कंपनी को सिटीजनशिप वाले राइट नहीं है। ठीक है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर, जो कंपनी के शेयर होते हैं फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, इनके एक्सेप्ट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, कुछ लिमिटेशन होती है, जैसे कि इसको आप इतने साल बाद ही ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, और बहुत तरह की लिमिटेशन प्राइवेट कंपनी अपने क्लॉजेस में लगा सकती है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द कंपनी, शेयर ट्रांसफर होता है, पर प्राइवेट कंपनी में सम लिमिटेशन होते हैं। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, कंपनी को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं वो भी आपको नीचे पता चलेगा नेक्स्ट पॉइंट में। अगर वो बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मेंटेन करती तो पेनल्टीज होती है। कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट, जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, जो कंपनी ने बनते टाइम आरओसी में सबमिट किया था, वहां पे मेंटेन करना होता है। पीरियोडिक ऑडिट, कंपनी को पीरियोडिक ऑडिट करवाना कंपलसरी है। जैसे ईयरली ऑडिट होता है, क्वार्टरली ऑडिट होता है, किसी किसी कंपनी में क्वार्टरली ऑडिट होता है। कौन सी कंपनी में, जो कंपनी लिस्टेड होती है, बट इन केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी तो वहाँ पे ईयरली ऑडिट होता है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करते हैं। ठीक है, जैसे आप ऑडिट करोगे इन फ्यूचर, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करते हैं ना, उसको शेयर होल्डर अपॉइंट करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बताते हैं कि भाई ये सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इनमें से आप एक अपॉइंट कर दो, तो शेयर होल्डर उसको देखते हैं उनमें से कौन से बेस्ट हैं, फिर वो अपॉइंट कर देते हैं उसको। ठीक है, वो पीरियोडिक ऑडिट करता है। राइट टू एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, जो शेयर होल्डर होते हैं उनके पास राइट है कि वो इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सके, जो इन्फॉर्मेशन जो उनको चाहिए वो कंपनी से मांग सकें। ठीक है, वो उनको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर पावर दिया होता है, वहां से वो इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन कंपनी मना करती है तो वो लीगल एक्शन भी ले सकते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाके एप्लीकेशन देके वहां से भी मंगा सकते हैं। द शेयरहोल्डर हैव द राइट टू सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डायरेक्टर बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मीटिंग ऑफ द कंपनी थ्रू पीरियोडिक रिपोर्ट। जो डायरेक्टर होते हैं वो भी इन्फॉर्मेशन बताने की कोशिश करते हैं, जो उनके बोर्ड रिपोर्ट्स, जो उनकी मीटिंग्स होती है ना कंपनीज की, जो शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, जिसको हम कहते हैं एनुअल जनरल मीटिंग, वहां पे आप बताते हैं, या अपनी जो बोर्ड रिपोर्ट है उसके अंदर, जो अपनी बोर्ड रिपोर्ट वो देते हैं हर क्वार्टर में, उसके अंदर वो बात का जिक्र करते हैं जो शेयर होल्डर ने उनसे मांगा है। बट शेयर होल्डर वो इन्फॉर्मेशन नहीं मान सकते जो लॉ के अंदर प्रिस्क्राइब नहीं है, मतलब लॉ के अंदर रिस्ट्रिक्टेड है, तो वो शेयर होल्डर इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते। ठीक है, वो लॉ के अंदर कौन कौन से रिस्ट्रिक्ट होती है, हर कंपनी में अलग अलग वेरी करता है कौन कौन से रिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब ये देखो कि यहाँ पे देखो आपकी, जो मैंने ये बताया था, ISPC LD NT MPR। आई मतलब इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, ठीक है। एस मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी, P मतलब परपेचुअल एग्जिस्टेंस, C मतलब कॉमन सील, L मतलब लिमिटेड लायबिलिटी, D मतलब डिस्टिंक्ट बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, N मतलब नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, T मतलब ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स, N मतलब मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, P मतलब पीरियोडिक ऑडिट रिपोर्ट्स, R मतलब पीरियोडिक ऑडिट रिपोर्ट, I मतलब राइट टू सीक इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वहां से वो ले सकते हैं। तो इसको आप याद कर लो। ठीक है, ये आपका एक सेपरेट और शॉर्ट फॉर्म हो गया। साइलेंट फीचर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमने देख लिया, साइलेंट फीचर ऑफ कंपनी देख लिया। क्वेश्चन आपको पूछ लेगा 5 नंबर में, व्हाट इज साइलेंट फीचर ऑफ कंपनी। तो ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। ISPC LD NT MPR, ISPC LD NT MPR। ठीक है, यहाँ तक आपको याद हो गया होगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंपनी की हम बात करने वाले हैं इसको तो। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंपनी, सबसे पहले टाइप्स ऑफ कंपनी में देखो, यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म दे दिया आपको। जी मतलब गवर्नमेंट कंपनी, F मतलब फॉरेन कंपनी, P मतलब पब्लिक कंपनी, P मतलब प्राइवेट कंपनी, O मतलब 1% कंपनी, S मतलब 1% कंपनी। 1% कंपनी के बाद आपका आता है S मतलब था, क्या था वो, O मतलब 1% कंपनी था, S मतलब था स्मॉल कंपनी, L मतलब था आपका लिमिटेड बाय शेयर्स, U मतलब था अनलिमिटेड कंपनी, L मतलब था लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, H मतलब होल्डिंग कंपनी, S मतलब सब्सिडरी कंपनी। अब लाइन बाय लाइन कम चलेंगे हम। ठीक है, आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझना है। फर्स्ट सबसे पहले है गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 245, जो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 245 है, उसके अंदर कहते हैं जिसके पास अगर गवर्नमेंट के पास
चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, या कुछ शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट ने या कुछ शेयर स्टेट गवर्नमेंट ने ले रखे हो, अगर उनके पास मोर 51% और या उससे ज्यादा 51% या उससे ज्यादा की शेयर होल्डिंग है, तो वो गवर्नमेंट कंपनी कहला जाएगा। मतलब अकाउंट सेक्शन गवर्नमेंट कंपनी मींस एक कंपनी विच हैज नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर। नॉट लेस देन मतलब 51% या उससे ज्यादा हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले रखा हो, स्टेट गवर्नमेंट ले रखा हो, या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने दोनों ने मिलकर दे रखा हो, तो इसको गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। अगर गवर्नमेंट कंपनी ने किसी और कंपनी में 51% या उससे ज्यादा की शेयर होल्डिंग ले रखी है गवर्नमेंट कंपनी ने, तो जिस कंपनी में ले रखी है ना वो कंपनी भी गवर्नमेंट कंपनी आ जाएगी। इंक्लूड्स एक कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, सब्सिडरी सब्सिडरी वही होती है जिसमें मोर देन 50% की शेयर होल्डिंग होती है, 50% या उससे ज्यादा, सॉरी मोर देन 50%। ठीक है, फॉरेन मोर देन 50% की फॉरेन कंपनी मींस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 243 फॉरेन कंपनी मींस ए कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। कंपनी या कंपनी के जैसे दिखने वाला, जिस दूसरे देश में जरूरी नहीं कंपनी हो, कंपनी जैसे ही कुछ और हो सकता है। कॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, जो इंडिया से बाहर बना हो, ठीक है, हैज ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में हो, वेदर बाय इटसेल्फ, चाहे वो खुद का हो, एजेंट के थ्रू हो, चाहे फिजिकली हो या इलेक्ट्रॉनिक मोड हो, और एंड मतलब प्लस, ये भी शायद में नीचे वाली कंडीशन, कंडक्ट यानी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया, जो बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में करती हो। मतलब अमेजोन है, अमेजोन का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है, ठीक है, और वो बिजनेस इंडिया में करती है, और उसका प्लेस ऑफ बिजनेस भी है, उसका ऑफिस भी है इंडिया में, तो उसको कहेंगे फॉरेन कंपनी। वो फॉरेन कंपनी होगी तरह से। सेक्शन 242 क्या कहता है, फॉरेन कंपनी मींस ए कंपनी विच हैज ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वेदर बाय इटसेल्फ थ्रू एजेंट, वेदर फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिक, और जो कंडक्ट करती है बिजनेस एक्टिविटीज, उसको कहेंगे फॉरेन कंपनी। जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारे फॉरेन कंपनी, सबका बिजनेस इंडिया में है। वो अपनी, जैसे यूट्यूब देखते हो आप, यूट्यूब पे क्या एडवर्टीजमेंट आता है, वो इंडिया में एडवर्टीजमेंट आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू वो बिजनेस कर रहे हैं, तो उसको भी क्या कहेंगे, फॉरेन कंपनी। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब नेक्स्ट है आपका प्राइवेट कंपनी, तीसरा। प्राइवेट कंपनी मीन्स ए कंपनी विच हैज बाई आर्टिकल, जिसने अपने आर्टिकल में, जो कंपनी जब आर्टिकल बनाती है ना, आर्टिकल में उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया ट्रांसफर ऑफ द शेयर, शेयर्स को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, या कुछ टाइम के बाद ट्रांसफर कर सकते हो, उसका लिमिटेशन तय कर दिया शेयर को ट्रांसफर करने का, तो उसको प्राइवेट कंपनी कहेंगे। एक्सेप्ट 1% कंपनी को छोड़ के, इसमें मेंबर की लिमिट 200 तक होती है, 200 से ज्यादा मेंबर आप नहीं कर सकते। 1% कंपनी में क्या है, एक ही कर सकते हो, एक से ज्यादा नहीं कर सकते। पर प्राइवेट कंपनी में क्या है, 200 तक कर सकते हो, प्रोवाइडेड दैट टू और मोर पर्सन होल्ड वन और मोर शेयर ऑफ द कंपनी जॉइंटली, और दे अच्छा, दो या दो से ज्यादा लोगों ने एक शेयर खरीद रखा हो कंपनी का, या एक से ज्यादा शेयर खरीद रखा हो, पर उनकी शेयर होल्डिंग पता नहीं चल रही। जैसे मान लो 5 शेयर खरीद रखे हैं, 5-6 लोगों ने, ठीक है, तो किसी को पता नहीं चल रहा कि किसने कितने % शेयर कर रखा है, तो सबका मान लेंगे कि एक ही बंदे, एक ही मेंबर है, तो उनको हटा के है 200 मेंबर। ठीक है, 200 में से एक ही मेंबर मानेंगे, तो 199 मेंबर और अपॉइंट कर सकती है कंपनी। बट इन केस ऑफ 1% कंपनी में सिर्फ एक ही मेंबर होता है, तो इसलिए एक्सेप्ट कर दिया यहाँ पे, एक्सेप्ट। ठीक है, प्राइवेट कंपनी में से कंपनी जिसने अपने आर्टिकल में शेयर को ट्रांसफर करने का राइट रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, और उसमें 200 मेंबर तक अपॉइंट हो सकते हैं, उसमें भी 200 मेंबर तक अपॉइंट हो सकते हैं। उसमें अगर एक या एक से ज्यादा लोगों ने एक शेयर या एक से ज्यादा के शेयर में शेयर होल्डिंग ले रखी है, जॉइंटली ले रखी है, तो उसको एक मेंबर ही माना जाएगा। ठीक है, प्रोवाइडेड फर्दर डेट, अगर कोई बंदा कंपनी में जॉब कर रहा है, या कंपनी में जॉब कर चुका है, अभी भी कंपनी का मेंबर है, तो उसको मेंबर नहीं माना जाता। ठीक है, उसको मेंबर नहीं माना जाएगा, उसको हटा के 200 है, मतलब 200 में ये सारे ऐड होंगे, जरूर 200 में हटा के है वो। ठीक है, फॉर दैट पर्सन हु इज एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, और हु हैज बीन फॉर्मली इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, एम्प्लॉयमेंट कंपनी में रह चुका है, वाज मेंबर ऑफ द कंपनी ड्यू टू दैट एम्प्लॉयमेंट, कंटिन्यू टू बी मेंबर कंटिन्यू है आफ्टर एम्प्लॉयमेंट, तो उसको मेंबर की लिमिट नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, ये कंपनी बाहर के लोगों से पैसा नहीं ले सकती, जो बाहर पब्लिक इशू नहीं कर सकती वो, क्योंकि वो लिस्टेड नहीं है स्टॉक एक्सचेंज पे, और प्राइवेट कंपनी कभी लिस्टेड नहीं होती, पब्लिक कंपनी ही हमेशा लिस्टेड होती है। ये एमसीक्यू में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। एक एक पॉइंट जो बता रहा हूँ ना, वो आपको ध्यान रखना है। ये चैप्टर आपका कम से कम 8 से 10 नंबर का आता है। ठीक है, कंपनी ये वाला चैप्टर कहीं कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, पब्लिक कंपनी में क्या है, पब्लिक कंपनी वो है जो प्राइवेट, पब्लिक कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी नहीं है, मतलब वहां पे शेयर भी ट्रांसफर हो सकते हैं। ठीक है, वहां पे मेंबर की लिमिट भी 200 से ज्यादा है। ठीक है, जो कंपनी में एम्प्लॉयमेंट है, जो एम्प्लॉयमेंट रह चुके हैं,
वो भी कंपनी के मेंबर्स में इंक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि मेंबर्स की लिमिटेड तो अनलिमिटेड है, तो इंक्लूड हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। प्रोवाइडेड व्हिच इज सब्सिडियरी ऑफ द कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी शॉल बी ट्रीटेड एज अ पब्लिक कंपनी। अगर कोई कंपनी सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की, तो उसको भी पब्लिक कंपनी माना जाएगा, चाहे वो प्राइवेट कंपनी ही क्यों ना हो, और अपने क्लॉज के हिसाब से, अपने आर्टिकल के हिसाब से, ठीक है। अपने आर्टिकल के हिसाब से प्राइवेट ही रहेगी, बट इन केस ऑफ अगर पब्लिक कंपनी ने उसकी सब्सिडरी है, सब्सिडरी मतलब अगर पब्लिक कंपनी ने 50% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग ले रखी है, तो उसको पब्लिक कंपनी मान लेंगे, पब्लिक कंपनी मान लेंगे, चाहे वो अपने आर्टिकल में प्राइवेट कंपनी ही क्यों बन के ना इनकॉर्पोरेट हुई हो, प्राइवेट कंपनी बन के ही क्यों ना बनी हो कंपनी, पर उसमें अगर शेयर होल्डिंग मोर देन 50% आ गई, तो उसको पब्लिक कंपनी मान लेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। पब्लिक कंपनी लिस्टेड होती है तो कम उसके शेयर ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं हम, ठीक है, एनएससी बीएससी के थ्रू। अगर वो अनलिस्टेड हो जाती है, जब भी वो पब्लिक कंपनी ही मानी जाएगी, ठीक है। 1% कंपनी में क्या है, सिर्फ एक ही मेंबर होता है, वही करता धरता होता है, मेंबर भी होता है, उसको डायरेक्टर भी कहते हैं, ठीक है, मेंबर प्लस डायरेक्टर होता है। ये कंपनी ज्यादातर कब बनती है, जब लोग उसमें पैसा लगाना नहीं चाहते, या कोई बाहर का बंदा है वो अपना बिजनेस करना चाहता है, अकेला मालिक बनाना चाहता है, तो नॉन रेजिडेंट इंडियन के लिए वो 1% कंपनी बनाता है, ठीक है, बेसिकली। ठीक है, सबसे अभी तक हमने कौन कितने 5 पॉइंट की बात कर ली। सबसे पहले हमने गवर्नमेंट कंपनी में बात करी, जिसमें 50% 51% या उससे ज्यादा की शेयर होल्डिंग होती है, गवर्नमेंट कंपनी होती है, चाहे दोनों गवर्नमेंट मिलकर ले, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दोनों अलग अलग करके ले, ठीक है, वो गवर्नमेंट कंपनी है। अगर गवर्नमेंट कंपनी ने किसी और कंपनी में 50% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग ले रखी है, तो वो भी गवर्नमेंट कंपनी आएगी। फॉरेन कंपनी मीन्स, फॉरेन कंपनी बता दिया, फॉरेन कंपनी मीन्स कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट जिसका बिजनेस जिस जो बाहर बनी हो पर वो इंडिया में बिजनेस कर रही हो, चाहे अपने एजेंट के थ्रू फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिक मोड पे, एजेंट के थ्रू या खुद खुद बिजनेस कर रही हो, सेल्फ कर रही हो, बिजनेस एक्टिविटी कर रही हो, तो फॉरेन कंपनी। प्राइवेट कंपनी बता दिया, उसके शेयर्स की लायबिलिटी, शेयर रिस्ट्रिक्शन के राइट, शेयर रिस्ट्रिक्ट होते हैं उसके, दूसरा मेंबर 200 तक जा सकते हैं 1% को हटा के, ठीक है। जो कंपनी पहले से जॉब कर रहे थे या जॉब कर चुके हैं या जॉब कर रहे हैं, अगर वो मेंबर है तो 200 के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता, 200 से हटा दिया जाता है, ठीक है। 2 या 2 से ज्यादा बंदे, एक या एक से ज्यादा में कम शेयर्स में शेयर होल्डिंग है जॉइंटली, तो उसको एक ही मेंबर माना जाता है। कंपनी बाहर से पैसा नहीं ले सकती किसी से, ठीक है। और एनएससी बीएससी पे प्राइवेट कंपनी लिस्टेड नहीं होती, ठीक है। पब्लिक कंपनी बता दिया, पब्लिक कंपनी वो कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, ठीक है, और उसमें क्या है, मेंबर्स के मेंबर अनलिमिटेड होते हैं बेसिकली उसमें, ठीक है। अगर सब पब्लिक कंपनी की कोई सब्सिडरी है, जिसमें पब्लिक सब्सिडरी मतलब जिसमें 50% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग पब्लिक कंपनी ने ले रखी है, तो वो सब्सिडरी चाहे प्राइवेट कंपनी ही क्यों ना हो अपने आर्टिकल में, तो उसको पब्लिक कंपनी ही मानेंगे, ठीक है। पब्लिक कंपनी लिस्टेड होती है, अनलिस्टेड अगर हो जाए तो पब्लिक कंपनी ही रहती है। 1% कंपनी में क्या है, सिर्फ एक बंदा मालिक होता है, वही मेंबर होता है, वही डायरेक्टर होता है, वो ज्यादातर ये कंपनी नॉन रेजिडेंट इंडियन बनाते हैं, ठीक है। अब स्मॉल कंपनी पे आ जाओ, यहाँ से आपका मेन पॉइंट शुरू होता है। स्मॉल कंपनी से आपको क्या है, स्मॉल कंपनी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में आ सकता है। हाँ, स्मॉल अकॉर्डिंग सेक्शन 285 ऑफ द कंपनीज एक्ट, सेक्शन 2 सब सेक्शन 85 ऑफ द कंपनीज एक्ट, स्मॉल कंपनी मीन्स ए कंपनी अदर देन ए पब्लिक कंपनी, जो पब्लिक कंपनी नहीं है उसको स्मॉल कंपनी कहा जाता है, ठीक है। पब्लिक कंपनी स्मॉल कंपनी में नहीं आती, पब्लिक कंपनी को छोड़कर जितनी भी कंपनी होती है सब स्मॉल कंपनी में आ जाएगी, अगर उसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं है। पर ये लिमिट बढ़ा के अब 2 करोड़ कर दी गई है, पर आपके बुक्स में 50 लाख ही है, पर ये गवर्नमेंट ने 2 करोड़ कर दिया, पर गवर्नमेंट उसको 10 करोड़ तक ले जा सकती है, ठीक है। गवर्नमेंट अपने कोई नोटिफिकेशन निकाल देगी कि भाई ये 50 लाख को बढ़ा के 5 करोड़ कर दो, जैसे भी 2 करोड़ कराया गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो 10 करोड़ तक ले जा सकते हैं, 10 करोड़ से ज्यादा नहीं ले जा सकते। 10 करोड़ से ज्यादा ले जाना है तो उसको कंपनीज एक्ट को अमेंड करना पड़ेगा। अगर 10 करोड़ तक ले जाना है तो उसको नोटिफिकेशन देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, ठीक है। और टर्नओवर जो पेड अप शेयर कैपिटल बता दिया, पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, पर गवर्नमेंट 10 करोड़ तक ले जा सकती है, ठीक है। पेड अप विच डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज ऑफ सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रेस्क्राइब बट विच शॉल नॉट बी मोर देन 10 करोड़, 10 करोड़ से ज्यादा नहीं ले जा सकती। टर्नओवर ऑफ द लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस, जो पिछले साल का प्रॉफिट एंड लॉस है उसके हिसाब से टर्नओवर जो है 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, पर उसको कंपनी 100 करोड़ तक ले जा सकती है, ठीक है। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन दे देगी उसको 20 करोड़ कर दिया, जैसे गवर्नमेंट ने आज की डेट में 20 करोड़ है, पर आपके बुक्स में 2 करोड़ ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर इंस्टीट्यूट को नोटिफिकेशन आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। स्मॉल कंपनी प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज शॉल अप्लाई टू, अगर स्मॉल होल्डिंग कंपनी है, ठीक है, और सब स्मॉल कंपनी है और स्मॉल कंपनी की सब्सिडरी है,
तो होल्डिंग अगर ये स्मॉल कंपनी बन गई तो जरूरी नहीं है होल्डिंग भी स्मॉल कंपनी बन जाएगी। वो जो जिसका वो स्टेटस है वही रहेगा, सब्सिडरी का जो स्टेटस है वही रहेगा। एंड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी पे अप्लाई नहीं होगा, सब्सिडरी कंपनी पे। और सेक्शन 8 कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं होती। सेक्शन 8 कंपनी वो कंपनीज होती हैं जिसके अंदर ट्रस्ट बनता है या कोई और कंपनीज, और जो अपना जिनका ऑब्जेक्टिव होता है पब्लिक का वेलफेयर करना, जनरल पब्लिक का वेलफेयर करना, उनको कहते हैं ट्रस्ट। ठीक है, कंपनी और गवर्नमेंट स्पेशल एक्ट, स्पेशल एक्ट के अंदर जो कंपनी बनी है जैसे बैंकिंग एक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, तो उसके इंश्योरेंस एक्ट, उसके अंदर जो कंपनीज बनती है तो स्मॉल कंपनी के अंदर नहीं आती। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया, 6 पॉइंट कवर कर दिए मैंने। अब आ जाओ लिस्टेड कंपनी पे। एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट, लिस्टेड कंपनी मीन्स ए कंपनी विच हैज ए सिक्योरिटी रिकॉग्नाइज्ड एनएससी। लिस्टेड कंपनी मीन्स ए कंपनी जो जिसका सिक्योरिटी एनएससी और बीएससी पे मिलता है, जिसके शेयर्स हम एनएससी और बीएससी के थ्रू कर सकते हैं, चाहे दोनों पे कर सकते हैं या एक पे कर सकते हैं, किसी पे भी कर सकते हैं, तो वो लिस्टेड है। जरूरी नहीं एनएससी बीएससी हो, कोई और कंपनीज भी हो सकती है। तो यहाँ तक समझ आ गया। बट द कंपनी हुज शेयर इज नॉट लिस्टेड ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज इज कॉल्ड अनलिस्टेड कंपनी कहेंगे। ठीक है, अनलिस्टेड कंपनी को क्या पब्लिक कंपनी हो सकती है, प्राइवेट कंपनी हो सकती है, बट लिस्टेड कंपनी सिर्फ पब्लिक कंपनी होगी। लिस्टेड वाली सिर्फ होगी पब्लिक, अनलिस्टेड कुछ भी हो सकती है। ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट कुछ भी हो सकती है। अनलिस्टेड मतलब जो लिस्ट ही नहीं हुई है या जो लिस्ट हो गई है, अगर डिलिस्ट हो गई है। अगर लिस्ट होकर डिलिस्ट हुई हो तो प्राइवेट पब्लिक कंपनी होगी, अगर अनलिस्टेड नहीं हुई तो प्राइवेट कंपनी होगी। अनलिमिटेड कंपनी क्या है? And as per section 292 of the Companies Act, unlimited company means a company not having limit of the liability of member। liability जो मेंबर है ना कंपनी का, उनकी liability अनलिमिटेड है। जब कंपनी बन रही थी ना तो उसने अपने आर्टिकल में ये लिख दिया कि जो कंपनी का शेयर खरीदेगा उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। जब कंपनी बर्बाद होगी या कंपनी वाउंड अप होगी तो उसमें जो जो कंपनी की जितनी भी लाइबिलिटी होगी मेंबर को देनी पड़ेगी, चाहे उनके पास शेयर हो, चाहे उन्होंने शेयर फुली पेड अप कर रखे हो या ना कर रखे हो। तो उनकी लाइबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर से जो कंपनी को अनपेड शेयर है वहीं तक वो लिमिट होगा। मींस हैविंग द लाइबिलिटी कमेमोरेंडम टू अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर। जो उनकी जो उनकी लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है। ठीक है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, एज पर द कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। गारंटी क्या है? कंपनी को जितना, देखो यहाँ तक समझो, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या है? एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 ऑफ द कंपनीज एक्ट, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मींस ए कंपनी हैविंग लायबिलिटी ऑफ द मेंबर लिमिटेड बाय मेमोरेंडम। जो उनकी लायबिलिटी मेमोरेंडम से लिमिटेड है पर अंडरटेक करते हैं कंट्रीब्यूट द एसेट्स ऑफ द कंपनी। जब कंपनी वाइंड अप होती है ना, ये कंपनी खत्म होती है तो कंपनी में जो जो जितनी कंपनी के बाहर की लाइबिलिटी होती है, जैसे क्रेडिटर्स हो गए, लोन हो गया, तो और कुछ और भी लाइबिलिटी हो सकती है, तो उनको पे करने के लिए कंपनी को क्या चाहिए होता है? एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं? कंपनी के कैश हो सकते हैं, मशीन हो सकता है, कोई कहेगा मुझे मशीन ही दे दो। तो इन एसेट्स को पूरा करने के लिए, चाहे अगर वो कुछ में कुछ कमी पड़ गए तो उसको पूरा करने के लिए जो लाइबिलिटी होगी ना वो मेंबर की लिमिटेड बाय गारंटी होगी। तो मेंबर ने गारंटी दी होगी भाई जहां तक हमारे एसेट्स हो गए वहां तक हम कंट्रीब्यूट कर देंगे उसको। ठीक है, होल्डिंग कंपनी पे आ जाओ। होल्डिंग कंपनी मींस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 246 of the company, holding company means in relation to one or more other company which subsidiary company, मतलब एक या एक से ज्यादा अदर कंपनी, जो वो सारी कंपनी उस कंपनी के लिए होल्डिंग कंपनी। मतलब होल्डिंग कंपनी क्या है? जिसने मोर देन हाफ 50% या उससे ज्यादा की शेयर होल्डिंग ले रखी हो किसी कंपनी में। ठीक है, चाहे वो होल्डिंग कंपनी ने खुद ले रखी हो, जैसे यहाँ पे खुद ले रखी है, चाहे वो सब्सिडरी के मिल के थ्रू ले रखी हो, तो उस सबको कहेंगे होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी मीन्स कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनी विच इज कंपनी सब्सिडरी। सारी कंपनी सब्सिडरी कंपनी है इसकी, ये भी सब्सिडरी है, ये भी सब्सिडरी है। ठीक है, सब्सिडरी कंपनी मीन्स क्या है? सब्सिडरी कंपनी मीन्स कंपनी विच द होल्डिंग कंपनी कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपोजिशन करता है, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चेंज कर सकता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चेंज कब कर सकते हैं? जब उसमें मोर देन 50% की शेयर होल्डिंग होती है। ठीक है, चाहे वो या तो उसने आउन या तो खुद ले रखा हो या एक या एक से ज्यादा सब्सिडी ले रखा हो शेयर होल्डिंग। जैसे यहाँ पे देखो इसने खुद ले रखा है इन चारों में, पर S5 में क्या है? S1 और S2 ने मिलकर ले रखा है, और S6 में क्या ले रखा है? S5 ने ले रखा है, S4 ने ले रखा है। तो एक या एक से ज्यादा सब्सिडी ने मिलकर ले रखा हो या खुद होल्डिंग कंपनी ने ले रखा हो या होल्डिंग कंपनी की सब्सिडी ने मिलकर शेयर होल्डिंग ले रखी हो, तो उसको भी सब्सिडरी कंपनी कहा जाएगा। ठीक है, a company shall be deemed to be subsidiary company of the holding company
होल्डिंग कंपनी जो सब्सिडरी कंपनी है उसको सब्सिडरी कंपनी डीम किया जाएगा होल्डिंग कंपनी का, इवन ऑफ देयर इज इनडायरेक्ट कंट्रोल थ्रू सब्सिडरी। अगर इनडायरेक्ट कंट्रोल है, ये इस पे क्या है, इनडायरेक्ट कंट्रोल है, इस पे क्या है, इनडायरेक्ट कंट्रोल है थ्रू सब्सिडरी। द कंट्रोल ओवर कंपोजिशन ऑफ द सब्सिडरी कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चेंज कर सकते हैं अगर मोर देन 50% की शेयर होल्डिंग है। एक्सरसाइज सम पावर टू अपॉइंट और रिमूव ऑल द मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी क्या है जिसपे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चेंज किया जा सकता है, और होल्डिंग कंपनी ने एक से ज्यादा की, एक या तो खुद या ज्यादा कंपनी की शेयर होल्डिंग मिलके सब्सिडरी कंपनी बनाई है। सब्सिडरी कंपनी में शेयर होल्डिंग ले ली सीधी। किसी भी कंपनी में 50% की शेयर होल्डिंग अगर होल्डिंग कंपनी ले रहती है, तो जिस कंपनी में ले रहा है ना वो तो सब्सिडरी कंपनी है, या तो खुद ले रहा है या बहुत सारी सब्सिडरी से मिला के वो शेयर होल्डिंग ले रहा है, तो वो भी सब्सिडरी कंपनी है। ठीक है, ठीक है। तो इसको यही एंड करते हैं। जो दूसरा सेशन आएगा उसमें हम मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करेंगे। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स और जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनकी बात करेंगे। इसको बिल्कुल डिटेल से समझना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस चैप्टर इस मतलब इस क्लास को यही एंड कर रहा हूँ। जो दूसरा वीडियो आएगा उसमें मैं डिटेल बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूंगा। बैलेंस शीट में एक एक आइटम को लेकर चलूंगा, मैं हर चीज आपको समझाने की कोशिश करूंगा, इसलिए आपको सारे वीडियो ढंग से देखना है। ठीक गाइस, थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमें प्यार देना, इसको सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर देना, ठीक है, और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, जिसको भी कंपनीज अकाउंट समझना है। जरूरी नहीं कि वो आप सीए कर रहे हो जब भी शेयर करोगे, अदर कोर्सेज वाले को भी शेयर कर सकते हो आप, या किसी की नॉलेज बढ़ाने के लिए भी आप उसकी मदद कर सकते हो। थैंक यू गाइस, अच्छी तरह पढ़ो, और मैं यही चाहता हूँ कि आप सब अच्छे नंबर से पास हो। अब ये भगवान से दुआ है मेरी कि आप टॉप कर जाओ, अच्छे नंबर से पास हो जाओ। Love you guys.